बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 108 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम तो पेट भरकर एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। तुम्हें किसी रईस का घर देखना चाहिए। जितनी दौलत तुम्हारे पास है इतनी तो किसी रईस के घर में भी नहीं होगी। उस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इस बेटी के अलावा तुमने घर में वो दौलत भी छुपा रखी है जिसकी हमें तलाश है। मैं समझी नहीं, माँ अकला कर रह गई। मैं सच कहती हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई बुढ़िया, हम ठीक जगह पर आए हैं। उस शख्स ने कहा, हमें उस मूर्ति की तलाश है जो बिंदर अब्बास में खुदाई के दौरान तुम्हारे शोहर ने चोरी की थी। अगर वो मूर्ति हमारे हवाले कर देता तो उसे अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। लेकिन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हमारी नजरों से बचकर कहीं जा नहीं सकती। तुम्हारे लिए अभी मौका है शहजादी की वो मूर्ति हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि कई साल तक तुम माँ बेटी को कोई मोहताजी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी इस मूर्ति को उस तरह तोड़ डालेंगे कि ये दोबारा जुड़ नहीं सकेगी। वो मेरी तरफ देखने लगा। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, माँ चीखी। तो फिर वो मूर्ति हमारे हवाले कर दो जिसकी हमें तलाश है। हम तुम दोनों में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चले जाएंगे। उस शख्स ने कहा, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं, हम किसी मूर्ति के बारे में नहीं जानते। माँ ने कहा, तो तुम इस तरह नहीं मानोगी। वो शख्स घुराया। उसने अपने साथी को इशारा किया। दूसरा आदमी एक बार फिर मेरे ऊपर झुक गया। वो चंद में खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने मेरे गिरबान में हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। मेरी कमीज फट गई और मेरे जिस्म का बालाई हिस्सा बरहना हो गया। मैं एक बार फिर चीख उठी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उसके मुंह पर थूक दिया। वो एक झटके से पीछे हटा और फिर न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मैंने उछलकर उसके मुंह पर सर से जोरदार टक्कर दे मारी। उसकी नाक से खून बह निकला। मैं उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। नाक पर लगने वाली टक्कर से वो बदहवास हो गया, इसलिए उसका पिस्तौल भी आसानी से मेरे हाथ में आ गया। मैंने पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़कर ट्रैगर दबा दिया। गोली उसकी पेशानी में लगी। वो बेड पर गिरा। मैं उछलकर एक तरफ हट गई। दूसरा आदमी चीखता हुआ मेरी तरफ लपका। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर दिया और ट्रैगर दबाती चली गई। कई गोलियां उसके सीने में लगी और वो भी ढेर हो गया। पिस्तौल मेरे हाथ में था और मैं मबहूस ही खड़ी उन दोनों लाशों की तरफ देख रही थी। मुझे एहसास नहीं हो सका था कि मैं क्या कर चुकी हूँ। माँ दौड़कर मुझसे लिपट गई और तब मुझे एहसास हुआ कि 2 आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। उस बयान के एहसास के साथ ही मैं थर थर कांपने लगी। माँ ने मेरे हाथ से पिस्तौल छीनकर बेड पर रख दिया। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और दौड़कर दूसरे कमरे में चली गई। मैं भी माँ के पीछे उसी कमरे में आ गई। माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी। ये चूल्हा पत्थर का था और माँ उसे उखाड़ने की कोशिश में थी। मैं भी उसकी मदद करने लगी। हमने पत्थर का चूल्हा उखाड़ कर एक तरफ रख दिया। उसके नीचे एक गड्ढा था जो ईंटों से ढका हुआ था। माँ ने ईंटें भी निकाल कर फेंक दी। उसके नीचे गड्ढे में एक डब्बा रखा हुआ था जिसे माँ ने निकाल लिया। कदीम शहजादी की मूर्ति उसी डिब्बे में थी। माँ ने बड़ी उजलत का मुजाहरा करते हुए कुछ कपड़े और चंद चीजें समेटी, पोटली बगल में दबाई और मेरा हाथ पकड़कर अकबी खिड़की की तरफ लपकी। वो रात का पिछला पहर था। सब कुछ चंद मिनट के अंदर अंदर हो गया था। ये गुंजान आबादी का इलाका था। हम जानते थे चंद मिनट में लोग घरों से निकलकर इस तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे और माँ इससे पहले मुझे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मेरी कमीज फटी हुई थी। मैं खिड़की पर चढ़ रही थी कि माँ ने मुझे रोक लिया और खूंटी पर टंगी हुई कमीज उतार कर मेरी तरफ फेंक दी। मैं कमीज बदल रही थी कि मकान के सामने वाली गली से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो गालिबन कोई पड़ोसी था जो चीखों और फायरिंग की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आ गया था। फिर दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। मैंने खौफजदा नजरों से माँ की तरफ देखा और खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मेरे पीछे ही माँ भी खिड़की पर चढ़कर कूदी। ये तंग सी गली थी, रोशनी भी नहीं थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हम अंधेरे में ठोकरें खाती दौड़ती रही। आगे तंग और तारीक गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। हम उन गलियों से निकलकर खुली सड़क पर आई। माँ ने एक लम्हा सड़क पर रुककर इधर उधर देखा और फिर मुझे खींचती हुई एक तरफ दौड़ने लगी। हम अपने इलाके से बहुत दूर निकल आए, लेकिन खतरे से बाहर नहीं हुए थे। हमें खदशा था कि किसी गई पार्टी की नजरों में आ गए तो जान छुड़वानी मुश्किल हो जाएगी। मेरा सांस फूल गया। माँ भी दौड़ते दौड़ते हाँफ गई, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़े दौड़ती रही। बिलाखिर हम एक ऐसे इलाके में आ गए जहाँ बड़े बड़े बंगले थे। हमें कुशादा गली में मुड़े ही थे कि तेज रोशनी में नहा गए। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसके हेडलैम्प्स की रोशनी में एक लम्हे को हमारी आंखें चुंधिया गई। माँ ने मुझे इशारा किया और हम मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन हम उस गाड़ी वाले की नजरों में आ गए थे। दफातन माँ को किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर सड़क पर गिर गई। मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी कि वो कार हमारे करीब आकर रुक गई। उसमें एक अधेड़ उम्र औरत थी और एक मर्द। वो दोनों जल्दी से नीचे उतर आए। औरत ने सहारा देकर माँ को उठाया और 20 सवाल कर डाले। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस तरह क्यों भाग रहे थे। माँ ने उन्हें जो कहानी सुनाई मुझे तो याद नहीं। बहरहाल उस औरत ने हमदर्दी का इजहार करते हुए हमें कार में बिठा लिया और अपने घर ले आई। वो बहुत बड़ा बंगला था, कई कमरे थे। हमें जिस कमरे में ठहराया गया वो बहुत शानदार था। उस औरत का नाम विलादत खानम था। उसने हमारे लिए चाय बनवाई। वो मुसलसल हमसे हमदर्दी का इजहार कर रही थी।
माँ ने उसे जो कहानी सुनाई थी, खानम को शायद उस पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि वो बार बार हमसे मुख्तलिफ सवालात कर रही थी और बिलाकर माँ को वो सब कुछ बताना पड़ा जो हम पर बीत चुकी थी। लेकिन उस मूर्ति का जिक्र माँ ने फिर भी नहीं किया था। ठीक है, समझ गई, खानम ने कहा। गरीबों से जीने का हक छीन लिया गया है और फिर तुम्हारा मसला तो ये है कि तुम एक औरत हो और तुम्हारे साथ एक जवान और खूबसूरत लड़की भी है। लेकिन बहरहाल अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो रात हमने जाकर ही गुजारी। किसी अनजाने से खौफ की वजह से नींद मेरी आंखों से भी कोसों दूर थी। सुबह 10 बजे के करीब विलादत खानम हमारे कमरे में आई तो मैं माँ की गोद में सर रखे पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी थी, जबकि माँ पलंग की पूंछ से टेक लगाए बैठी थी। खानम को देखकर मैं भी एक झटके से उठ गई। मेरी आंखों में शदीद जलन थी, माँ की आंखें भी सुर्ख थी। खानम ने अंदाजा लगा लिया कि हम अब तक जागती रही हैं और एक लम्हे को भी सो नहीं सकी। खानम ने एक खादमा को बुलाकर मुझे उसके हवाले किया कि मुझे नहला धुलाकर मेरा लिबास तब्दील कर दिया जाए। माँ से भी उसने कहा कि नहाकर लिबास तब्दील कर ले, फिर नाश्ता कर लिया जाए। खादमा मुझे एक और कमरे में ले गई। ये कमरा हमारे से ज्यादा बड़ा और ज्यादा शानदार था। खादमा ने मुझे उस कमरे से मुल्क हमाम में पहुंचा दिया, जहाँ एक खूबसूरत टब पानी से भरा हुआ था। जरूरत की हर चीज मौजूद थी। पानी में किसी किस्म की खुशबू मिली हुई थी। मैंने नहाकर वही लिबास पहन लिया और हमाम से बाहर आई तो खादमा मेरी मुंतजिर थी। कमरे का दरवाजा बंद था। खादमा ने मेरा लिबास उतरवा दिया और दूसरा लिबास पहनाने लगी। मुझे बड़ी शर्म आई। लिबास तब्दील करवा के उसने मेरे बाल संवारे और मुझे ले जाकर कद आदम आईने के सामने खड़ा कर दिया। मैं अपने आप को आईने में देखकर मबहूस सी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। लगता था जैसे अलिफ लैलवी दास्तान की कोई शहजादी मेरे सामने आन खड़ी हुई हो। इस किस्म के शानदार लिबास तो मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा पहना था। अपना रूप देखकर मुझे भी हैरत थी। खादमा मुझे उस कमरे से बाहर ले आई। माँ ने भी नहा धोकर लिबास तब्दील कर लिया। उसने अपने ही कपड़े पहने थे जो वो पोटली में बांध कर घर से ले आई थी। मुझे देखकर एक लम्हे को तो माँ भी सख्ते में आ गई। उसकी आंखों में तशवीश की झलक नुमाया थी। खानम ने मुझे देखा तो बेइख्तियार आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया, मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फिर वो हमें खाने के कमरे में ले आई, जहाँ मेज पर अनवा व इकसाम की नेमतें सजी हुई थी। कई तरह के फल भी रखे हुए थे। खाने की मेज पर 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। एक तो वही जवान उम्र आदमी था जो रात को गाड़ी में खानम के साथ था और दूसरा हदेड़ उम्र था। खानम से उसका क्या रिश्ता था ना हमने पूछा, ना खानम ने बताने की जरूरत समझी। नाश्ते के बाद खानम घूम फिर कर हमें अपना घर दिखाने लगी। बैलनुमा वो कोठी बहुत शानदार थी। सादो सामान भी बहुत कीमती था। हर कमरे के फर्श पर दीवार से दीवार तक मशद व असफान के कालीन बिछे हुए थे। लान भी कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। दबीज घास, फूलों के पौधे और फलों के भी कई दरख्त थे। पोर्च में 3 शानदार कारें खड़ी थी। 2 खादमाएं थी और 2 खादम। इस घर में दौलत की रहल पहल देखकर मुझे हैरत थी। इनकलाब के बाद पूरे ईरान में दौलतमंदों की शामत आई हुई थी। मजहबी रहनुमा और पासदारान दनदनाते फिर रहे थे। कोई भी उनसे महफूज नहीं था। दौलतमंद अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे थे और जो किसी वजह से फरार नहीं हो सके थे वो अपनी जानें बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। लेकिन खानम की इस इशरत कदे को देखकर मुझे शदीद हैरत थी। और मजीद हैरत की बात यह थी कि खानम का ताल्लुक भी बिहानी फिरके से था। हालांकि इनकलाब के दौरान और उसके बाद भी बिहानी फिरका ही सबसे ज्यादा जेरे उताब आया था। लेकिन खानम की ठाट बाट देखकर मुझे शदीद हैरत थी। नाश्ते के थोड़ी देर बाद खानम जवान उम्र आदमी के साथ चली गई, जबकि अधेड़ उम्र आदमी घर पर ही रहा। शाम को खानम वापस आई तो माँ को लेकर एक अलग कमरे में बैठ गई। 1 घंटे बाद माँ उसके कमरे से बरामद हुई तो उसके चेहरे पर खौफ के साए नजर आ रहे थे। और ये इतला मेरे लिए भी बड़ी सनसनीखेज साबित हुई कि हमारे महल्ले के लोगों को सुबह ही हमारे मकान में 2 आदमियों के कत्ल का पता चल गया था। पासदारान की एक पार्टी भी वहां पहुंच गई, जिन्होंने हम माँ बेटी को कातिल करार दे दिया था और पूरे शहर में हमें तलाश किया जा रहा था। हमारे मकान के कमरे में उखड़ा हुआ चूल्हा और उसके नीचे 2 फुट गहरा खड्डा देखकर पासदारान ने यह फर्ज कर लिया कि यहाँ कोई खजाना दफन था, जिसे हम निकाल कर अपने साथ ले गई थी। और पासदारान को हमसे ज्यादा उस खजाने की तलाश थी। उसी रात खाने के बाद विलादत खानम हमारे कमरे में आई। सुबह माँ ने उसे ये नहीं बताया था कि हमारे हाथों 2 आदमी मारे गए थे। सिर्फ इतना कहा था कि बदमाश हमारे घर में घुस आए थे। वो मुझे उठाकर ले जाना चाहते थे और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। लेकिन अब 2 आदमियों के कत्ल के इंकिशाफ से सूरत हाल बदल गई थी। खानम को भी शायद उन 2 आदमियों के कत्ल की परवाह नहीं थी। वो भी उसी खजाने के बारे में सवालात कर रही थी जो हम चूल्हे के नीचे गड्ढे से निकाल कर भागी थी। माँ कसमें खाकर यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि वहाँ कोई खजाना नहीं था। वो चूल्हा हमने नहीं उखाड़ा था। खानम का लहजा अगरचे अब भी हमदर्दाना था, लेकिन उसने वाशगाफ अल्फाज में हमें बता दिया था कि अब कुछ अरसा इस घर से बाहर निकलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। उसकी ये कोठी हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है। हम जब तक यहाँ रहेंगे महफूज रहेंगे, बाहर निकलते ही डर लिए जाएंगे। खानम से इस गुफ्तगू के बाद माँ की तशवीश बढ़ गई। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे लेकर यहाँ से भी निकल जाना चाहती थी, लेकिन खानम ने यह बात भी गलत नहीं कही थी कि बाहर हमारे लिए खतरा ही खतरा था। हम पर 2 आदमियों के कत्ल का इल्जाम तो था ही, अब खजाने का नाम भी आ गया था। पासदारान से कौन वाकिफ नहीं था।
इंसानी जिंदगियों की तो उनके नजदीक कोई अहमियत ना थी। इनकलाब के मुखालफिन, दौलतमंदों और शाह परस्तों को जिस तरह अजियतें देकर हलाक किया जाता था वो किसी से ढकी छपी बात नहीं थी। मामूली से शुबे पर भी किसी को गोलियों से छिलनी कर दिया जाता था। ताम दौलत से उन पासदारान को बड़ी मोहब्बत थी। दूसरों से छीनी हुई दौलत पर ये लोग जिस तरह ऐश कर रहे थे वो भी सबके सामने था। इनकलाब से पहले ये लोग सड़कों पर जूतियां चिटखाते फिरते थे और अब शानदार कीमती कारों पर घूमते थे। हमारे घर में उखड़ा वो चूल्हा और उसके नीचे गड़ा देखकर उन्हें शुबा हो गया था कि हम वहां से कोई खजाना लेकर निकले हैं। उन्हें हमसे ज्यादा खजाने की तलाश थी। अगर हम उनके हाथ लग गई तो खजाने के बारे में मालूम करने के लिए वो हमारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देंगे। हमारे लिए सूरत वाकई बहुत संगीन थी। बाहर मौत के साए मंडला रहे थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हम पनाह ले सकते। हम इस चार दीवारी के अंदर ही महफूज थे। सिर्फ पासदारान ही को हमारी तलाश नहीं थी। जिन दो आदमियों को मैंने कत्ल किया था वो भी अकेले नहीं थे। उनका ताल्लुक भी किसी गिरोह से था। वो मूर्ति उनके लिए यकीनन बहुत कीमती थी, जिसके लिए अब तक 3 कत्ल हो चुके थे। पहले मेरे बाप को कत्ल किया गया और फिर यहाँ 2 आदमी मेरे हाथ से मारे गए। वो लोग अपने आदमियों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठे। अपने आदमियों की शायद उन्हें भी परवाह ना होती, लेकिन मूर्ति के लिए वो लोग भी हमें पूरे शहर में तलाश करते फिर रहे होंगे। ऐसी सूरत में ये 4 दीवारी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज थी। हमें इस कोठी में रहते हुए 3 दिन हो गए। विलादत खानम हर तरह से हमारा ख्याल रखे हुए थी। वो घर पर होती तो मुझे हर वक्त अपने पास बिठाए रखती। सुबह शाम मेरा लिबास तब्दील कराया जाता। मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, लेकिन खानम मुझे सामने बिठाकर मेकअप कराती और फिर मुझे ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर देती। मैं अपने आप को देखकर दम बहुत सी रह जाती। मैं तो खानम के तर्ज अमल से बहुत खुश थी, लेकिन माँ की तशवीश बढ़ती जा रही थी। वो किसी मुनासिब मौके के इंतजार में थी और मुझे लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मुझे माँ की इस वहशत पर हैरत भी थी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो मेरे लिए इतनी परेशान क्यों है। तुम नहीं समझती हो बेटी, एक रोज मेरी इस्तफसार पर उसने बताया। इसमें शुबा नहीं कि विलादत खानम बहुत अच्छी औरत है। हमारे साथ उसका तर्ज अमल भी मिसाली है, लेकिन न जाने क्या बात है कि मैं कुछ मुतमईन नहीं हूँ। क्या आपको खानम पर कोई शुबा है? मैंने पूछा। हाँ, माँ ने जवाब दिया। खानम वो नहीं है जो बज़ाहिर नजर आती है। ये भी हमारी तरह ब्याही फिरके से ताल्लुक रखती है। हमारे फिरके से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स उताब का शिकार है, लेकिन विलादत खानम जिस तरह ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रही है इस पर मुझे शुबा है। या मैंने कुछ और लोगों को भी आते हुए देखा है। न जाने क्यों मैं यहाँ मुतमईन नहीं हूँ। आपको वहम हो रहा है माँ, मैंने कहा। खानम बहुत अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। हाँ मैं जानती हूँ, माँ ने कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बगैर किसी गर्ज के कोई किसी की मदद नहीं करता। माँ किसी तौर भी विलादत खानम से मुतमईन नहीं थी और मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहती थी। इधर खानम हमें रोजाना ही शहर की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। अबादान ज्यादा बड़ा शहर नहीं था। कोई मामूली सा वाकया शहर के किसी भी हिस्से में रोनमा होता, उसकी खबर जंगल की आग की तरह आनन फानन पूरे शहर में फैल जाती। और यहाँ तो 2 आदमियों का कत्ल हुआ था। ऐसी संगीन वारदातें तो कभी कभार ही होती हैं। दूरे कत्ल की ये वारदात भी गालबन कई साल बाद हुई और पूरे शहर में इसका चर्चा था। और इस वारदात के साथ तो किसी पुरस्कार खजाने का नाम भी लगा हुआ था। हर महफिल में इस वाक़े का चर्चा तो होगा और अखबारात भी बाकायदगी से इस वाक़े को नमक मिर्च लगाकर शाया कर रहे थे। 2 इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत उस पुरस्कार खजाने को दी जा रही थी। खानम रोजाना अखबार भी लेकर आती। अखबार में उस वाक़े के हवाले से कोई ना कोई खबर जरूर होती थी। बाद अखबारात तो इसे संगीन से संगीन तर बनाने की कोशिश में थे और हमारे खिलाफ खूब जहर उगला जा रहा था। हमारा ताल्लुक बयानी फिरके से था और हमें इनकलाब दुश्मन ताकतों का एजेंट करार दिया जा रहा था। और एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि ये दोहरा कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। उस अखबार ने मेरे हाथों मरने वाले एक मरदूद का ताल्लुक बिंदर अब्बास के एक मजहबी रहनुमा से जोड़ दिया था और एक फर्जी कहानी गढ़ ली थी कि हमारा बाप अत्तार हमें बूम शहर से लेकर फरार हुआ था। हमारे पास हीरो जवाहरात का खजाना था। बिंदर अब्बास में अत्तार के पुरस्कार कत्ल के बाद हम माँ बेटी वो खजाना लेकर आबादान आ गई थी और यहाँ हमने वो खजाना चूल्हे के नीचे गड़ा खोद कर छुपा दिया था। लेकिन वो दोनों हमारी तलाश में यहाँ पहुंच गए तो हमने उन्हें कत्ल कर दिया और खजाना लेकर फरार हो गई। अखबारात हमारी तस्वीरें शाया करने से कासर थे क्योंकि किसी के पास हमारी कोई तस्वीर ना थी। अलबत्ता हम पर शर्मनाक इल्जामात जरूर लगाए जा रहे थे। ये तमाम खबरें पढ़कर माँ के हौसले कमजोर थे और गालबन यही वजह थी कि वो यहाँ से निकलने का इरादा हर मरतबा तरक कर देती। वो भी यही समझती थी कि फिलहाल ये 4 दीवारी हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज पनाह का है। चंद रोज और गुजर गए। अखबारात अब भी दोहरे कत्ल के इस वाक़े की याद ताज़ा रखे हुए थे। किसी अखबार ने हमें मजलूम और बेगुनाह करार नहीं दिया था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम बेबस और बेसहारा औरतें किस तरह जिंदगी के दिन गुजार रही हैं। हमारा ताल्लुक ब्याही फिरके से था जिसे इस मुल्क में यहूदियों से भी ज्यादा नापसंदीदा तरीन समझा जाता था। इसलिए प्रेस का सारा जोर भी हमें मुजरिम गिरदानने में हो रहा था। इसी दौरान एक और वाकया रूनुमा हुआ जिसने हम माँ बेटी को हिला कर रख दिया। उस रोज सुबह सवेरे ही 2 आदमी खानम के घर पर आए।
खानम ने हमें फौरन ही कोठी के अकबी लान में कदावर गुंजान पौधों में छुपा दिया। उन दोनों आदमियों का ताल्लुक पासदारान से था। दोनों बारिश थे। दोनों ने अबा पहन रखी थी। एक ने स्याह रंग की और दूसरे ने गहरे ब्राउन रंग की। दोनों के सरों पर पगड़ियां थी और दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें। उनमें से एक उस इलाके की कमेटी पासदारान फोर्स का इंचार्ज था और दूसरा इस इलाके का एक मजहबी रहनुमा। दोनों ही आयतुल्ला थे। वो दोनों घंटों तक कोठी की तलाशी लेते रहे। उन्होंने लान में भी इधर उधर घूम फिर कर देखा। जब वो पिछले लान में आए तब भी मैंने उनकी शक्लें देखी थी। उनके जाने के 1 घंटे बाद खानम हमें पौधों से निकालकर कोठी के अंदर ले गई। ये लोग यहाँ क्यों आए थे? मैंने खानम से पूछा। उसके चेहरे पर खौफ की झलक नुमाया थी। तुम दोनों की तलाश में, खानम ने कहा। किसी ने कमेटी के दफ्तर को इतला दी थी कि तुम दोनों यहाँ छुपी हुई हो, इसलिए उन दोनों ने सुबह सवेरे अचानक ही यहाँ छापा मारा था। लेकिन ये इतला किसने दी होगी? माँ ने कहा। तुम्हारे यहाँ मेहमान तो जरूर आते हैं, लेकिन हम तो कभी किसी के सामने भी नहीं आई। मैं मालूम कर लूंगी कि वो बदबख्त कौन है, खानम ने कहा। लेकिन अब हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। पासदारान के बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। इस वक्त वो लोग खामोशी से वापस चले गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बार बार यहाँ आएंगे। एहतियात के बावजूद हमसे किसी वक्त कोई गलती हो सकती है, इसलिए क्या तुम हमारे शहर से निकलने का बंदोबस्त कर सकती हो? माँ ने उसकी बात काट दी। उन लोगों को यकीन है कि तुम लोग अभी तक इसी शहर में मौजूद हो, खानम ने कहा। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पहरे लगे हुए हैं। जिन औरतों पर शुबा होता है उन्हें रोक लिया जाता है और उनके बारे में मुकम्मल छानबीन के बाद ही जाने की इजाजत दी जाती है। और तुम जानती हो औरतों का अकेले सफर करना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तुम लोगों को यहाँ से निकालने का एक रास्ता है मेरे जहन में। वो क्या? माँ ने जल्दी से पूछा। शहर से चंद मील दूर सरबिंदर शहर हाईवे के करीब मेरा फार्म है। मैं सोच रही हूँ कि आज रात तुम लोगों को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। वहाँ तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। जब ये मामला कुछ ठंडा पड़ जाएगा तो तुम लोगों को कहीं और भेज दिया जाएगा। माँ ने खानम की तजवीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं किया। वो तो मुझे लेकर यहाँ से निकलना चाहती थी। शायद उसने कोई और बात भी सोच रखी हो। बहरहाल वो दिन बहुत एहतियात से गुजारा गया। खानम ने उस रोज ज्यादातर घर पर ही गुजारा। शाम को बाहर गई लेकिन 1.5 घंटे बाद ही लौट आई। उस रात 2 बजे के करीब एक वैन कोठी में आ गई। हम लोग तैयार बैठे थे। वैन में हमारे साथ खानम के अलावा 2 आदमी और भी बैठे थे। वैन कोठी से निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती रही और फिर शहर के नवा में कच्चे और तंग रास्तों पर आ गई। वैन तकरीबन आधे घंटे तक कच्चे रास्ते और नाहमवार रास्तों पर चलती रही और फिर सरबिंदर शहर हाईवे पर आ गई। आधी रात या इसके बाद सड़कों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं था। शहर में फैले हुए पासदारान हर शख्स को रोककर पूछगछ करते थे। मुझे अंदेशा था कि हमें भी कहीं रोककर पूछा जाएगा, लेकिन ड्राइवर वैन को न जाने किन रास्तों से निकाल कर लाया था कि कहीं भी नहीं रोका गया। हाईवे पर तकरीबन 10 मील का फासला तय करने के बाद वैन एक बार फिर कच्चे रास्ते पर चलने लगी। रास्ता कुछ ज्यादा ही नाहमवार था, इसलिए वैन की रफ्तार भी कम थी। सफर के दौरान हम ज्यादातर खामोशी रहे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा था जो मैं खानम से पूछना चाहती थी, और बिलाकर वो सवाल मेरी जबान पर आ ही गया। खानम, आप भी तो हमारी तरह ब्याही हैं। आपके पास दौलत की भी फरवानी है और यही 2 चीजें दीनी रहनुमाओं और पासदारान की आंखों में खटकती हैं। मैंने कहा, लेकिन इन लोगों का तर्ज अमल आपके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मजहबी रहनुमा जब किसी दौलतमंद के घर में घुसते हैं तो उसे खंडर बनाकर ही बाहर निकलते हैं, लेकिन लगता है आपको उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी भी एक वजह है, खानम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी छोटी बहन एक आयतुल्ला की बीवी है। क्या? मैं उछल पड़ी। ये इनकलाब से पहले की बात है, खानम ने बदसूर मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। ईरान में रहने वाले सब ईरानी थे। कबीलों की आपस में रिश्तेदारियां थी। यहूदी बिहाई, मुसलमान और दूसरे कई फिरके रिश्तेदारियों के जरिए आपस में मरबूत थे। वो तो इनकलाब के वक्त बाद जुनूनियों ने यह नारा बुलंद किया कि ईरान में सिर्फ मुसलमान बन के रहना होगा। बहरहाल वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। इनकलाब से 2 साल पहले मेरी छोटी बहन तेहरान यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थी। नूर सादिक उसका क्लास फेलो था। उन दोनों में बड़ी दोस्ती थी और फिर उन्होंने शादी कर ली। उन्हीं दिनों इनकलाब की बादगी सुनाई देने लगी। नूर सादिक इनकलाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। मेरी बहन भी उसका साथ दे रही थी और जब इनकलाब अपने उरूज पर पहुंचा तो नूर सादिक एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। वो चंद मरकजी रहनुमाओं में शुमार होने लगा। हमारे आबा अजदाद यहाँ सदियों से आबाद हैं। हमारी जमींदारी है। हम भी शर पसंदों से महफूज नहीं रहे। उस रात हमारे घर पर हमला करके मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया और शर पसंद घर का सारा सामान लूट कर ले गए। इत्तफाक से मैं उस रात अपनी एक दोस्त के घर पर थी, इसलिए मैं बच गई। हमारे घर पर शर पसंदों के हमले, टूट मार और मेरे माँ बाप के कत्ल की खबर तेहरान पहुंच गई। मेरी बहन और नूर सादिक दूसरे ही रोज यहाँ पहुंच गए। नूर सादिक मरकजी रहनुमाओं में से एक था। उसकी हर बात को हुक्म समझा जाता था। उसने यहाँ मेरी जान और इमला की हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया। मेरी बहन भी चंद रोज यहाँ रहने के बाद तेहरान वापस चली गई। नूर सादिक की वजह से हमें अमान मिल गई। मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, सब कुछ मुझे संभालना पड़ा। बाज़ दोस्तों ने मेरी मदद भी की। कई साल बाद मैं अपने आप को पूरी तरह संभालने में कामयाब हुई। वैन नाहमवार कच्चे रास्तों पर हल्की रफ्तार से चलती रही।
खानम कुछ देर गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर बोली, नूर सादो को अब भी इनकलाबी हुकूमत में मरकजी ओहदा हासिल है और उसकी वजह से मैं बची हुई हूँ। लेकिन कभी कभी कोई मजहबी रहनुमा या कमेटी के लोग मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जैसे आज उन्हें कहीं से सुनगुन मिल गई थी। मैंने तुम दोनों को अपनी कोठी में छुपा रखा है। वो दोनों चढ़ दौड़े, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि उन्हें तुमसे ज्यादा उस खजाने की तलाश है जिसके बारे में अखबारात ने बड़ी सनसनीखेज कहानियां शाया की हैं। आज सुबह उनकी बातों से भी अंदाजा हो गया था कि उन्हें 2 आदमियों के कत्ल का ज्यादा अफसोस नहीं, वो तो तुमसे उस खजाने के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। उनके ख्याल में वो खजाना करोड़ों मालियत का जरूर होगा। हकीकत यह है कि हम किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं जानते, माँ ने उसके खामोश होने पर कहा। अगर हमारे पास कोई खजाना होता तो हम इस तरह मारी मारी ना फिरती। खानम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी खिड़की से बाहर देखने लगी। हमारे साथ वो दोनों आदमी भी खामोश बैठे थे। रास्ता बहुत ही नाहमवार था। वैन को बुरी तरह इचकोले लग रहे थे। बाहर हर सू गहरी तारीकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक जगह रोशनी दिखाई देने लगी। वो इकलौता बल्ब था जो इस वीराने में जल रहा था। वैन उसी तरफ मुड़ गई। चंद मिनट बाद वैन रुक गई और हम नीचे उतर आए। अचानक ही किसी तरफ से 2 कुत्ते नमूदार हुए और हमारी तरफ लपके, लेकिन खानम की डांट सुनकर हमसे दूर ही रुक गए। फार्म हाउस की इमारत खासी बड़ी और 2 मंजिला थी। वैन के हॉर्न की आवाज सुनकर 2 आदमी फार्म हाउस से बाहर आ गए। वो गहरी नींद से बेदार हुए थे, लेकिन खानम को देखकर एकदम अलर्ट हो गए। हमारे साथ आने वाले दोनों आदमी नीचे ही रुक गए, जबकि खानम हमें ऊपर वाली मंजिल पर ले आई। हमें एक कमरे में छोड़कर वो खुद दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में डबल बेड था। मैं तो बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गई। मेरी आंख भी देर से खुली। माँ जाग रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। उसने रात का बाकी हिस्सा शायद जाग कर ही गुजारा था। मैं मुंह हाथ धोकर माँ के साथ नीचे आ गई, जहाँ खानम नाश्ते पर हमारी मुंतजिर थी। तुम लोग चंद रोज यहाँ आराम से रह सकोगी, यहाँ कोई खतरा नहीं। नाश्ते के दौरान खानम ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। किसी चीज की जरूरत हो तो सैराब और रिजकी यहाँ मौजूद है। इनसे कह देना मैं भी दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाती रहूंगी। हालात जैसे ही बेहतर हुए तुम लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा जहाँ तुम जाना चाहोगी। नाश्ते के थोड़ी देर बाद खानम वापस चली गई। हमारे साथ आने वाले 2 आदमियों में से एक खानम के साथ चला गया था, जबकि दूसरा वहीं रह गया था। वो लंबे कद भारी भरकम जिस्म का मालिक था। सर गंजा और नाक पुचकी हुई थी। उसके बारे में पता चला कि वो किसी जमाने में पेशावर बॉक्सर रह चुका था और उसकी नाक की हड्डी बॉक्सिंग के एक मुकाबले के दौरान ही टूटी थी। खानम के जाने के थोड़ी देर बाद माँ तो ऊपर वाले कमरे में चली गई और मैं इधर उधर घूमने लगी। रिजकी मेरे साथ था और वो मुझे उन लहलहाती फसलों के बारे में बता रहा था जो हर तरफ तहद्दे निगाह फैली हुई थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक फार्म हाउस के आसपास ही खेतों में घूमती रही और जब वापस आई तो माँ ऊपर की बालकोनी में खड़ी थी। उसकी आवाज सुनकर मैं ऊपर आ गई। माँ के चेहरे पर बड़ी वहशत नजर आ रही थी। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पूछा। वो मूर्ति, आओ मेरे साथ अंदर आओ, वो कहते हुए रायदारी की तरफ मुड़ गई। मैं कमरे में आई तो हमारा सामान बेड पर बिखरा हुआ था और खाली सूटकेस भी एक तरफ पड़ा हुआ था। जब हम घर से फरार हुई थी तो माँ ने चंद कपड़े, जरूरत की कुछ चीजें और मूर्ति वाला डिब्बा एक पोटली में बांध लिया था। खानम के घर आने के बाद उसने माँ को एक सूटकेस दे दिया था। मुझे और माँ को बहुत सारे कपड़े भी दिए थे। तमाम चीजें बेड पर बिखरी हुई थी। एक तरफ मूर्ति वाला डिब्बा भी पड़ा हुआ था, लेकिन वो खाली था। मैं बिखरी हुई चीजों को देखने लगी, मगर शहजादी की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं दी। क्या बात है माँ, मैंने पूछा। तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये सब कुछ क्यों फैला रखा है? और शहजादी की मूर्ति वो कहाँ है? वो मूर्ति तो नहीं है, माँ ने कहा। क्या? मैं उछल पड़ी। कहाँ गई? तुमने सूटकेस ही तो में रखी थी। मैंने झपट कर डिब्बा उठा लिया और उसे इस तरह उलट पलट कर देखने लगी जैसे मुझे मूर्ति नहीं किसी कागज की तलाश हो जो शायद डिब्बे से चिपक गया हो। 3 दिन पहले ये डिब्बा मैंने सूटकेस ही में रखा था, माँ ने कहा। इसी दौरान सूटकेस खोलने की जरूरत भी पेश नहीं आई। इस वक्त मैं अपने कपड़े निकाल रही थी तो देखा ये डिब्बा खाली है। कहाँ जा सकती है मूर्ति? मैंने कहा। शायद कोठी के किसी मुलाजमा ने चुराई हो। नहीं, कोई खादमा ऐसी हरकत नहीं कर सकती, माँ ने जवाब दिया। हमें विलादत खानम की हमदर्दी महंगी पड़ी। उस मूर्ति से तो मैंने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, वो भी हाथ से गई। आपका मतलब है वो मूर्ति खानम ने चुराई होगी? मैंने उलझी हुई नजरों से माँ की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कोई बिला वजह किसी से हमदर्दी का इजहार नहीं करता, माँ ने गहरा सांस लेते हुए कहा। हम पर तो वैसे ही 2 आदमियों के कत्ल का इल्जाम है। हमें पनाह देना तो अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उस रात खानम ने हमें मजलूम जानकर अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन दूसरे रोज जब हमारे बारे में इंकिशाफ हुए थे तो खानम तो हमें अपने घर से रुखसत कर देना चाहिए था। वो मैं लेकर पुलिस के हवाले कर देती, लेकिन हमारी कहानी के साथ खजाने का नाम भी था। खानम को भी यकीन होगा कि हमारे पास कोई खजाना मौजूद है और शहजादी की वो मूर्ति ही असल खजाना थी जो हमसे छिन गई। अब क्या होगा माँ? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। हमने खानम पर भरोसा किया था और खानम ने हमें इस तरह धोखा दिया था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हमारे साथ धोखा हुआ है बेटी, माँ ने जवाब दिया। अब बात मेरी समझ में आ रही है। उस रात खानम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमें पनाह नहीं दी थी। तुम उसकी नजरों में आ गई थी। वो तो तुम पर कब्जा करना चाहती थी।
खजाने वाला मामला तो इत्तेफाक से बीच में आ गया। यहाँ भी हमें धोखे से लाया गया है। अब मैं उसका मतलब समझ गई हूँ। मैं नहीं समझी माँ। मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और ये बात मैं वाकई ही नहीं समझ सकी थी कि विलादत खानम मुझ पर कब्जा क्यों करना चाहती थी। लेकिन जो बात माँ सोच रही थी वो उस वक्त मेरे जहन में नहीं थी। तुम अभी समझोगी भी नहीं, माँ ने कहा। अब हमें यहाँ से निकलना होगा हर सूरत में। विलादत खानम को मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो कोई शरीफ औरत नहीं है। आज रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे माँ? मैंने कहा। ये जगह सड़क से मीलों दूर है, हमें रास्ता भी मालूम नहीं। अगर हम किसी तरह हाईवे पर पहुंच गए तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रहकर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकती, माँ ने कहा और बिस्तर पर बिखरी हुई चीजें और कपड़े सूटकेस में ठूंसने लगी।